अध्याय 43 स्वीकार करने से इनकार। लेकिन इस समय मुई ने अपना मुंह खोला और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं एल्डर जू के साथ वह शर्त लगा लूं तो कैसा रहेगा? ये सुनते ही बुजुर्ग जू चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि मुई उस समय अपना तेज मुंह खोलेगी और ऐसे शब्द बोलेगी। इसके अलावा ऐसी मुस्कुराती हुई अभिव्यक्ति और प्रसन्न हंसी के साथ मानो वह आत्मविश्वास से भर गई हो। उस पल ने एल्डर जू के आत्मविश्वास को थोड़ा हिला दिया। क्या यह संभव था कि इस लड़के लिन मिंग की आस्तीन में कोई छिपा हुआ कार्ड था जिसके बारे में उसे पता नहीं था? लेकिन वह यह नहीं बता सका कि यह मात्र मध्यम तीसरी श्रेणी की प्रतिभा किसी भी तरह से बेहतर चौथी श्रेणी की प्रतिभा वांग यानफेंग से अधिक क्यों हो सकती है। उन्होंने इतने सारे साथियों की उपस्थिति में भी ऐसे ऊंचे और घमंडी शब्द कहे थे। वह पहले ही बाग पर कूद पड़ा था, अब कैसे उतरता? इसलिए बुजुर्ग जू केवल अपने दांत भींच कर बोले, अच्छा, निश्चित रूप से, मिस्टर मुई क्या शर्त लगाना चाहेंगे? मुई ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रकृति की किसी चीज के लिए एक आकस्मिक शर्त ठीक होनी चाहिए। मैत्रीपूर्ण संबंधों को नुकसान न पहुंचाना ही सर्वोत्तम है। मुझे लगता है कि मानव कदम का खजाना ठीक होना चाहिए। मानव कदम खजाना, क्या इसे अभी भी कुछ आकस्मिक कहा जा सकता है? बुजुर्ग जू के मुंह के कोने हिल गए। मुई इतने वर्षों तक एक प्रसिद्ध शिलालेख विशेषज्ञ रहे थे कि उपस्थित सभी लोगों में से निस्संदेह वह सबसे अधिक धन वाले व्यक्ति थे। बुजुर्ग जू ने अपने दांत भींचे और कहा, अच्छा, तो मैं एक निम्न श्रेणी के मानव चरण वाले खजाने, एक स्थानिक अंगूठी पर दांव लगाऊंगा। स्थानिक वलय एक प्रकार का अंतरस्थानिक भंडारण खजाना था। आप इसे अपने शरीर पर कहीं भी ले जा सकते हैं और अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार के सामान को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के खजाने को परिष्कृत करना बहुत कठिन था, इसलिए इसका मूल्य भी समान श्रेणी की किसी चीज से कई गुना अधिक था। एक मानव चरण निम्न श्रेणी स्थानिक वलय का मूल्य लगभग एक मध्यम श्रेणी मानव चरण खजाने के समान होगा। महान। मुई तुरंत सहमत हो गई। आत्मसंतुष्ट आश्वासन की भावना प्रकट करते हुए वह लापरवाही से हंसा। इस प्रकार प्रथम स्थान के उम्मीदवार के रूप में लिन मिंग का मामला तय हो गया। हालांकि निरीक्षण पहले ही दिन के अधिकांश समय तक चल चुका था और पहले ही काफी देर हो चुकी थी। नतीजे कल दोपहर में घोषित किए जाएंगे। प्रथम स्थान के लिए लिन मिंग के अलावा दूसरे से 10वें स्थान के स्थानों का भी मूल्यांकन किया जाना था। इन शेष उम्मीदवारों की उम्र, परिणाम और प्रतिभा पर निर्णय लेने के लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बुजुर्गों के बीच चर्चा करनी होगी। जिंगसुआन, आइए लिन मिंग का स्वागत करें, मुई ने खड़े होते हुए कहा। हालांकि लिन मिंग अब तक जाग चुके थे, मुई 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बुजुर्गों के साथ बैठे थे, इसलिए लिन मिंग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर नहीं बढ़े। किन जिंगसुआन ने सिर हिलाया। जैसा कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बुजुर्गों ने बात की थी, किन जिंगसुआन ने अपने बुजुर्गों के प्रति शिष्टाचार दिखाया था और एक तरफ चुपचाप और शांति से बैठी थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के भीतर स्थिति के मामले में किन जिंगसुआन इन बुजुर्गों के बराबर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन जिंगसुआन सबसे प्रतिभाशाली मूल शिष्य थे, जो अगर भविष्य में बिना किसी बड़ी दुर्घटना के सभी चीजें सुचारू रूप से चलती रहीं, तो वे 7 गहरी घाटियों में प्रवेश करेंगे और एक आधिकारिक शिष्य बन जाएंगे। ये सबसे बड़ी महिमा थी। यह ज्ञात होना चाहिए कि हेवनली एबोर्ड के नंबर 1 वरिष्ठ प्रशिक्षु लिंग सेन के पास भी 7 गहरी घाटियों में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं था। उसके पास आशा की एकमात्र हल्की सी किरण ये थी कि क्या वह थोड़े समय में शारीरिक परिवर्तन के शिखर, पल्स कंडेंसेशन सीमा तक पहुंच सकता है। लेकिन उस दूर की सीमा तक पहुंचना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। लिंग सेन 20 वर्ष का था और शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण के चरम पर था। शाम को लिन मिंग और मुई ने एक दूसरे से बातचीत की, इससे पहले कि लिन मिंग अपने शयन कक्ष में लौट आए।
जिसे सेवन प्रोफाउंड मार्शल हाउस ने सभी उम्मीदवारों के लिए तैयार किया था। उन्होंने शयन कक्ष में विश्राम किया और ध्यान किया। एक शांत रात बीत गई। दूसरे दिन की दोपहर थी और मौसम साफ और सुंदर था। सेवन प्रोफाउंड मार्शल हाउस प्रतियोगिता क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण हस्तियां एकत्रित हुईं। इनमें वे 53 अभ्यर्थी भी शामिल थे जो सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए थे। आज नतीजों की घोषणा थी। एक शाम की बहस के बाद अंतिम परिणाम तय हो गए थे। जब लिन मिंग मैदान में पहुंचे तो वहां इकट्ठा हुए लोगों ने उन्हें ईर्ष्या और यहां तक कि कुछ प्रशंसा से भरी बार बार नजरें भेजीं। लिन मिंग एक ही रात के बाद प्रसिद्ध हो गए थे। उत्तम पगोडा की 5वीं मंजिल पर पहुंचकर स्वर्गीय निवास के वरिष्ठ प्रशिक्षुओं ने भी उस पर ध्यान दिया। बधाई हो। इसी समय एक हल्की सी ठंडी आवाज आई। लिन मिंग ने उसका पीछा किया और देखा कि वांग यानफेंग नकली मुस्कान के साथ दोनों हाथ अपनी छाती पर रखे हुए पास में खड़ा था। तुम्हारा भाग्य सचमुच अच्छा है। महज एक मध्यम दर्जे की तीसरी श्रेणी की प्रतिभा 5वीं मंजिल तक पहुंच सकती है। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। वांग यानफेंग बहुत जोर से बोले और उनके आसपास के लोगों ने उन्हें सुना। वे आश्चर्यचकित थे कि लिन मिंग केवल तीसरी श्रेणी की प्रतिभा थी। यद्यपि तीसरी श्रेणी की प्रतिभा सैकड़ों उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक होती थी, सेवन प्रोफाउंड मार्शल हाउस में इसे केवल सामान्य माना जा सकता था। उन्होंने सोचा कि लिन मिंग कम से कम एक बेहतर चौथी श्रेणी की प्रतिभा थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह महज एक मध्यम दर्जे की प्रतिभा थी? आसपास के लोगों ने तुरंत बात करना शुरू कर दिया और वांग यानफेंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ ये सब सुना। कल उन्होंने विशेष रूप से लिन मिंग की प्रतिभा को देखने के लिए अपने नौकरों को भेजा था। आप, जिसे लिन मिंग कहा जाता है, मुझे नहीं पता कि आपके जैसा एक आवारा कुत्ता आपके बचपन में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों को खाने में कामयाब रहा और न ही मुझे इसकी परवाह है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मुझ पर दबाव बनाने और मेरे खिलाफ जीतने के लिए इस पर भरोसा कर सकते हैं तो फिर जाओ और कुछ और दिवास्वप्न देखो। आपकी किस्मत बस थोड़ी सी अच्छी है और आपको लगता है कि आपकी युद्ध क्षमता अच्छी है। एक्सक्लूसिव पगोडा के अनाड़ी, मूर्ख जानवरों से निपटने के लिए जन्मजात दिव्य शक्ति का उपयोग करना आसान है, लेकिन यदि आप एक वास्तविक मानव को चुनौती देना चाहते हैं, हम्फ अपने मूर्खतापूर्ण छोटे बुनियादी कौशल के साथ जो आपने शायद किसी गाय से सीखे हैं, आपको लगता है कि आप वास्तव में एक वास्तविक व्यक्ति को हरा सकते हैं। सच्चाई ये थी कि कल एक्सक्लूसिव पगोडा में वांग यानफेंग ने चौथी मंजिल के 2 आयरन आर्मर भालू को भी मार डाला था, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया था और इस तरह उसे बाहर निकाल दिया गया था। इससे वांग यानफेंग को दुख हुआ। काश वह एक सांस और टिक पाता तो 5वीं मंजिल में भी प्रवेश कर सकता था। यदि वह 5वीं मंजिल में प्रवेश करता तो भी उसका यही परिणाम होता। वांग यानफेंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन मिंग ने 5वीं मंजिल पर कुछ भी हासिल किया है, भले ही वह वहां 1.25 घंटे तक रहे थे। वांग यानफेंग का मानना था कि उसके पास अपने वास्तविक सार का लगभग 10% ही बचा होगा और वह उस समय को गुजारने के लिए केवल अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ के साथ एक छोटे कुत्ते की तरह भाग गया होगा। वांग यानफेंग की गलती यह थी कि वह त्वरित सफलता के लिए और तुरंत चौथी मंजिल को पार करने के लिए बहुत उत्सुक था। परिणाम ये हुआ कि उसे हताशापूर्ण, हर संभव रणनीति का सहारा लेना पड़ा। यदि उसने धीरे धीरे 2 लौह कवच भालुओं से निपटने के लिए अपना समय लिया होता, तो वह घातक रूप से घायल नहीं होता। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उत्तम पगोडा में वह अपने दुर्लभ उपकरणों का उपयोग नहीं कर सका। अपने खजाने के बिना वांग यानफेंग अपने गुप्त पारिवारिक कौशल, सत्य के 9 पथ की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका। इसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी जिससे उसकी मारक क्षमता कम हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप उसे चौथी मंजिल पार करने में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन मार्शल कलाकारों की लड़ाई में गोलियों की तरह खजाने और उपकरणों की भी मनाही नहीं थी।
वे ऐसी वस्तुएं थीं जो उस श्रेष्ठता से संबंधित थीं जो व्यक्ति का अपना परिवार लाएगा, और एक मार्शल कलाकार की कुल ताकत का भी हिस्सा थे। वांग यानफेंग ने अपने कृपाण को छुआ और लिन मिंग की ओर घोर अवमानना के रंग वाले चेहरे से देखा। अगर मैं केवल 9 ट्रुथ सेबर का उपयोग कर सकता, तो तुम्हें मारना मुर्गे को मारने से ज्यादा आसान होता। वांग यानफेंग ने अपने दिल में शातिराना ढंग से सोचा, हालांकि उन्होंने ये शब्द जोर से नहीं कहे। मैं तुमसे कैसे हार सकता हूं? भविष्य में भी नहीं, लेकिन अब भी मैं जीतूंगा। हवा में गहरा तनाव स्पष्ट था। लिन मिंग ने वांग यानफेंग के शब्दों का जवाब या विवाद नहीं किया, क्योंकि वह अनावश्यक संघर्ष नहीं चाहते थे। वह इस वांग यानफेंग पर कोई ध्यान देने के लिए भी अनिच्छुक था। रुकना, मेरे परिवार का बेटा आपसे बात कर रहा है। आप बहरा हैं। क्या आप बेवकूफ हैं? क्या तुम सुन नहीं सकते? वांग यानफेंग के पक्ष में खड़े होकर एक कमीने ने घमंड से कहा। नौकर की वाणी स्वामी की वाणी से अधिक कठोर थी। लिन मिंग ने अपने कदम रोके, शांति से घूमे, और उस आदमी को कपकपी पैदा करने वाली दृष्टि से देखा। ये 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस प्रतियोगिता क्षेत्र है। आप जैसा छोटा सा अभावग्रस्त व्यक्ति, जो अभी शारीरिक परिवर्तन के प्रथम चरण में ही है, कैसे आ सकता है? आप, डांटे हुए कमीने का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। नियमों के अनुसार, उसके पास वास्तव में प्रवेश की योग्यता नहीं थी। माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन इसी समय 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का एक बुजुर्ग मंच पर आया और बोला, शांत रहें। अब हम प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित करेंगे। मंच के नीचे मौजूद लोगों ने स्वाभाविक रूप से खुद को चुप करा लिया। यहां तक कि कमीना भी मन ही मन केवल गाली ही दे सका और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। बुजुर्ग ने एक लंबी सूची निकाली और कहा, इस परीक्षा परिणाम के लिए उम्मीदवारों को 3 परीक्षणों के परिणामों, उनकी उम्र और उनकी प्रतिभा के आधार पर आंका गया। बुजुर्गों द्वारा अंतिम मूल्यांकन के लिए सभी 3 कारकों पर विचार और चर्चा की गई। अब हम पहले 10 की घोषणा इस प्रकार करेंगे। 10वां स्थान, झो झेन्यांग, पुरस्कार 10 सोल गैदरिंग पैलेट्स। 9वां। जब तक वह दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच गया तब तक बुजुर्ग ने धीरे धीरे धीमी आवाज में परिणामों की घोषणा की। दूसरा स्थान, वांग यानफेंग, पुरस्कार 1 गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली। प्रथम स्थान, लिन मिंग, पुरस्कार 1 क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल। नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सभी को बधाई। यदि कोई आपत्ति नहीं है, तो हमने एल्डरसन को पुरस्कार देने के लिए आमंत्रित किया है। एक पल इंतजार करें, मुझे आपत्ति है। वांग यानफेंग ने अपना हाथ उठाया। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के एल्डर जू उनके पिता के अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्हें मूल्यांकन के नतीजे पहले से ही पता थे। इस बार उन्होंने एल्डर जू की सलाह के कारण आपत्ति जताई थी। मम, तुम्हें क्या आपत्ति है? उस बुजुर्ग ने, जिसने घोषणा पढ़ी थी, भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वांग यानफेंग मुस्कुराए और चौक के सामने चले गए। उनकी आवाज स्पष्ट और गूंजती हुई थी जैसे उन्होंने कहा, जहां तक मुझे पता है, लिन मिंग की प्रतिभा केवल मध्यम तीसरी श्रेणी की है। मेरी प्रतिभा चतुर्थ श्रेणी से श्रेष्ठ है। बुजुर्ग ने पहले कहा था कि अंतिम मूल्यांकन के नतीजे 3 परीक्षणों, उम्र और प्रतिभा को ध्यान में रखते हैं। अंतिम निर्णय लेना बड़े लोगों के हाथ में है, लेकिन व्यक्तिपरक कारक बहुत बड़ा है। मैं प्रथम स्थान के उम्मीदवार की पसंद को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। वांग यानफेंग के लिए क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल एक ऐसी चीज थी जिसे वह बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। यदि उसके पास ये गोली होती, तो उसे विश्वास था कि वह 18 वर्ष का होने से पहले शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण को पार कर सकता है, और 20 वर्ष का होने से पहले भी चौथे चरण के शिखर तक पहुंच सकता है। अपने पास इतनी ताकत के साथ, जरूरी नहीं कि वह हेवनली एबोर्ड के वरिष्ठ प्रशिक्षु लिंग सेन से भी हार जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनके परिवार में किसी को भी उनकी हैसियत पर शक नहीं होगा। इस समय
एल्डरसन खड़े हो गए और ठंडे खर्राटे के साथ कहा, आप में बड़ों के अंतिम मूल्यांकन पर सवाल उठाने की हिम्मत है। ये ठंडी ठहाका सच्चे सार से भरा हुआ था। जैसे ही यह बाहर आया, परिधि में रहने वाले लोग बर्फीली ठंड से चौंक गए क्योंकि तापमान कई डिग्री गिर गया। वांग यानफेंग इस तिरस्कारपूर्ण दबाव का खामियाजा नहीं उठा सके और उन्हें कई कदम पीछे हटना पड़ा। सुन सिफान, आप जैसा बुजुर्ग युवाओं को धमका रहा है, बुजुर्ग जू ने कहा और वह भी खड़ा हो गया। उन्हें मूल रूप से सन सिफान भी पसंद नहीं था। अब तक वांग यानफेंग ने कहा, बुजुर्ग सुन, कृपया शांत हो जाइए। मैं बड़ों के फैसलों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं केवल ये सोचता हूं कि यह उचित नहीं है। तीसरे परीक्षण में मैंने दोनों खूंखार जानवरों को भी मार डाला। ये केवल इसलिए था क्योंकि मैं जीत के लिए बहुत जल्दी में था कि मैं घातक रूप से घायल हो गया और 5वीं मंजिल पर कदम रखने में असमर्थ हो गया। अगर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता तो मैं भी 5वीं मंजिल हासिल कर लेता। इसलिए मैं इस परिणाम को स्वीकार करने से इनकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता कि मेरी ताकत लिन मिंग से भी बदतर है। तो फिर आप क्या चाहते हैं? सरल, मैं लिन मिंग से लड़ना चाहता हूं। अगर मैं हार गया तो मैं पूरी तरह से हार मान लूंगा, लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो मैं चाहता हूं कि प्रथम स्थान के उम्मीदवार का स्थान मुझे दे दिया जाए। वांग यानफेंग अचानक लिन मिंग की ओर घूमे और अपनी आवाज में उत्तेजना के साथ कहा, लिन मिंग, क्या तुम में ये साहस है? अध्याय 44, तुम्हें मारना बिल्कुल सही है। सरल, मैं लिन मिंग से लड़ना चाहता हूं। अगर मैं हार गया तो मैं पूरी तरह से हार मान लूंगा, लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो मैं चाहता हूं कि प्रथम स्थान के उम्मीदवार का स्थान मुझे दे दिया जाए। वांग यानफेंग अचानक लिन मिंग की ओर घूमे और अपनी आवाज में उत्तेजना के साथ कहा, लिन मिंग, क्या तुम में ये साहस है? इससे पहले कि लिन मिंग जवाब दे सकें, बुजुर्ग जू फिर उठे और मुस्कुराते हुए कहा, यह विचार अच्छा है। सच्चाई ये है कि मार्शल हाउस परीक्षण अलग अलग होते हैं, लेकिन अंततः समान विशेषताओं की तलाश में होते हैं। पहला है युद्ध कौशल, दूसरा है प्रतिभा। जब प्रतिभा की बात आती है तो वांग यानफेंग स्पष्ट रूप से जीतते हैं, लेकिन अगर वास्तविक युद्ध कौशल भी उनके द्वारा जीता जाता है तो सिद्धांत रूप में स्थिति उनकी होनी चाहिए और पहले स्थान के उम्मीदवार वांग यानफेंग से संबंधित होना चाहिए। एल्डर जू द्वारा कहे गए कुछ शब्दों ने पहले ही लिन मिंग के निकास को अवरुद्ध कर दिया था और उसे पीछे हटने के लिए कहीं नहीं छोड़ा था। हालांकि एल्डर जू को लगा कि यह अपर्याप्त है। वह लिन मिंग की ओर मुड़े और एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, एक मार्शल कलाकार को न केवल अपने शरीर का विकास करना चाहिए और दिमाग को मजबूत करना चाहिए, बल्कि मार्शल कलाकार को विश्वास होना चाहिए कि वे बाधाओं को दूर कर सकते हैं और चुनौतियों के खिलाफ जीत सकते हैं। यदि उन्हें भय लगे और वे लड़े नहीं, तो उनका हृदय डगमगा जाएगा। इस प्रकार के व्यक्ति की भविष्य में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। एल्डर जू के शब्द गलत नहीं थे, लेकिन उन्होंने दुर्भावनापूर्ण इरादे से कहे थे। इस प्रकार की स्थिति में एक बार जब कोई हार जाता है तो उसके आत्मविश्वास और मानस को बहुत बड़ा झटका लगता है, खासकर ये देखते हुए कि लिन मिंग केवल 15 वर्ष का था। यदि वह पहले स्थान पर दूसरे स्थान के उम्मीदवार से हार गया और अंतर बहुत बड़ा था, तो इसके आलोक में वह मनोवैज्ञानिक रूप से उबरने में असमर्थ हो सकता है। बुजुर्ग जू ने पहले ही पहचान लिया था कि लिन मिंग के हारने की सबसे बड़ी संभावना है। आखिरकार वांग यानफेंग पूरे चरण में लिन मिंग से आगे थे और एक्सक्लूसिव पगोडा में उनके पास कोई खजाना नहीं था, इसलिए वह अपने पारिवारिक कौशल, सत्य के 9 पथ की असली ताकत प्रदर्शित करने में असमर्थ थे। मार्शल कौशल ने एक मार्शल कलाकार की लड़ने की क्षमता में काफी वृद्धि की। कभी कभी उच्च स्तरीय मार्शल कौशल मार्शल कलाकारों को उन लोगों से लड़ने की अनुमति दे सकते हैं जो उनसे आगे के रैंक के थे। जहां तक लिन मिंग की जन्मजात दैवीय शक्ति की बात है, तो उच्च रक्षात्मक शक्ति वाले एक्सक्लूसिव पगोडा के धीमे जानवरों के खिलाफ इसका उपयोग करना आसान था।
लेकिन एक वास्तविक व्यक्ति के विरुद्ध पार्श्विक शक्ति इतना आसान समाधान नहीं था। इन परिस्थितियों में वांग यानफेंग के लिए हारना असंभव था। लिन मिंग ने एल्डर जू की ओर ठंडी नजर डाली और उस पर ध्यान दिया। फिर उन्होंने वांग यानफेंग की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ लड़ सकता हूं, लेकिन इस प्रतियोगिता में नुकसान केवल मुझे ही होगा। यदि मैं आपसे लड़ता हूं, तो प्रथम स्थान के उम्मीदवार के रूप में, यदि मैं जीतता हूं तो भी मैं प्रथम स्थान पर हूं और मुझे कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं हार गया, तो मुझे ऐसे ही नम्रतापूर्वक अपना स्थान छोड़ देना होगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? जब वांग यानफेंग ने सुना कि लिन मिंग पहले से ही प्रतिस्पर्धा करने का इरादा रखते हैं, तो उनका दिल तुरंत खुशी से खिल गया। ये छोटा सा लड़का बस आगे पीछे सौदेबाजी कर रहा है, जैसे कि वह सिर्फ इसलिए जीत सकता है क्योंकि वह एक्सक्लूसिव पैगोडा की 5वीं मंजिल पर पहुंच गया है। वह सचमुच एक मूर्ख है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि सत्य के 9 पथ वास्तव में कितने उग्र हैं। वांग यानफेंग ने चंचलता से मुस्कुराते हुए पूछा, फिर आप क्या चाहते हैं? लिन मिंग ने जवाब दिया, अगर मैं जीत गया तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली दें। यदि मैं हार गया, तो आप प्रथम स्थान का उम्मीदवार और क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल भी ले सकते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, चूंकि आपने ये कहा तो आपका यही मतलब था। वांग यानफेंग को अपने दिल में बहुत खुशी महसूस हुई। इस तरह वह अपने लिए दोनों कीमती गोलियां प्राप्त कर सकता था। यह सचमुच एक सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने अधीरता से कहा, तो फिर हम अपनी प्रतियोगिता शुरू करें। जरूर। लिन मिंग को इतनी तत्परता और खुशी से सहमत देखकर एल्डर सन केवल अपना सिर थोड़ा सा हिला सके। लिन मिंग निश्चित रूप से हार जाएंगे, या कम से कम उनके हारने की 50% से अधिक संभावना थी। परीक्षणों से गुजरना और एक वास्तविक व्यक्ति से लड़ना अलग था। यह वांग यानफेंग एक कुलीन परिवार से था और उसकी युवावस्था में एक विशेष गुरु ने उसे लड़ना सिखाया था, और उसके पास मार्शल कौशल भी था। ये लड़ाई पहले ही तय हो चुकी थी, कहने को कुछ नहीं बचा था। जैसे ही वांग यानफेंग प्रतियोगिता क्षेत्र के केंद्र चरण में पहुंचे, उन्होंने अपनी कृपाण को झटका दिया और दहाड़ते हुए उसे हिलाया, ऊपर आओ। वांग यानफेंग की लंबी कृपाण देखकर उपस्थित भीड़ चौंक गई। एक दुर्लभ हथियार। जब तक यह एक दुर्लभ खजाना था, इसका मूल्य कई हजार टन सोने का होगा। यहां तक कि कुलीन परिवार के कनिष्ठों को भी शारीरिक परिवर्तन के 4थे चरण या यहां तक कि 5वें चरण तक पहुंचने के बाद ही एक प्राप्त होगा। तभी उनमें इस प्रकार का दुर्लभ खजाना प्राप्त करने की योग्यता होगी। उन्होंने नहीं सोचा था कि यह वांग यानफेंग, जो केवल शारीरिक परिवर्तन के 3रे चरण में था, के पास एक होगा, और उस पर एक शिलालेख होगा। जाहिर तौर पर इस वांग यानफेंग का अपने परिवार में एक उच्च स्थान था। लोगों ने लिन मिंग की ओर यह देखने के लिए देखा कि क्या वह भी कोई समान रूप से दुर्लभ हथियार निकाल सकता है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सोचते हुए, उनके लिए कोई दुर्लभ खजाना होना संभव नहीं था। हालांकि यह उचित नहीं लग सकता है, लेकिन स्काई फॉर्चून राज्यों में मार्शल कलाकारों की प्रतियोगिताएं हमेशा ऐसी ही होती थीं। क्षणिक उपयोग के लिए हथियारों का व्यापार करना असंभव था, और यदि संभव भी होता तो वे इससे अपरिचित होते। व्यक्ति का परिवार भी शक्ति का ही एक रूप होता है। यदि हथियार अनुचित है तो साधना बढ़ाने वाली गोलियां या अन्य औषधियां भी अनुचित हैं। मार्शल कलाकारों को गोलियों से उनकी खेती में सहायता करने से रोकना असंभव होगा। इसलिए लिन मिंग केवल इस नुकसान को झेल सकते थे। इस लिन मिंग के पास शायद किसी भी प्रकार का अच्छा हथियार नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि उसके पास कई हजार सोने के टन के लायक कुछ होगा। औसत व्यक्ति के पास ये फायदे नहीं है। उम्मीद है कि लिन मिंग बहुत घटिया चीज नहीं निकालेंगे और उन्हें तुरंत हटा दिया जाएगा। इस तरह उसे एक मौका मिल सकता है। जैसे ही ये लोग बात कर रहे थे, लिन मिंग ने अपनी थैली से एक हथियार निकाला।
यह उसका हड्डी तोड़ने वाला चाकू था जिसका उपयोग उसने ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में मांस काटने के लिए किया था। इस खुरदुरे डिबोनिंग चाकू को देखकर हर किसी की आंखें तुरंत फैल गईं। यह था, क्या ये सुअर काटने वाला चाकू था? हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि लिन मिंग के पास एक अच्छा हथियार होगा, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वह इतना घटिया हथियार निकाल लेगा। इसकी लंबाई सिर्फ 1 फुट थी। जैसा कि कहा जाता है, 1 इंच लंबा 1 इंच मजबूत। 3 फुट लंबे कृपाण की तुलना में यह 1 फुट का डिबोनिंग चाकू नुकसान से थोड़ा अधिक था। इसके अलावा क्या सुअरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू भी मजबूत हो सकता है? यदि इसे विपक्ष की तलवार से आधा काट दिया जाए तो क्या होगा? वांग यानफेंग ने इस डिबोनिंग चाकू को देखा और हंसे। आप इसका उपयोग मुझे चुनौती देने के लिए करेंगे? वह सुअरों को मारने का एक चाकू मात्र है। तुम सचमुच एक मूर्ख हो। लिन मिंग थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे। उन्होंने कहा, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि आप सही थे। यह वास्तव में सुअरों को मारने का चाकू है। मैं आमतौर पर इसका उपयोग सुअरों को मारने के लिए करता हूं, इसलिए आज के लिए तुम्हें मारना बिल्कुल सही है। लिन मिंग के डांटने वाले शब्दों ने संकेत दिया कि वांग यानफेंग सिर्फ एक सुअर था। इससे वांग यानफेंग क्रोधित हो गए। वह चिल्लाया, तुम मौत का मतलब नहीं जानते। जैसे ही लिन मिंग ने धीरे धीरे प्रतियोगिता क्षेत्र में मंच पर कदम रखा और वांग यानफेंग ने अपनी कृपाण खींच ली थी, वह पहले से ही तलवार की ताकत और उसके शिलालेख का अध्ययन करने के लिए एक शिलालेख मास्टर की आत्मा शक्ति का उपयोग कर रहा था। इसमें लिन मिंग एक्सपर्ट थे। वांग यानफेंग की कृपाण शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखती थी, लेकिन लिन मिंग की नज़र में इसे केवल सामान्य सामान ही माना जा सकता था। यहां तक कि वह शिलालेख भी सामान्यतः उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता। जब तक एक शिलालेख मास्टर को उचित तकनीक पता थी, तब तक वे आत्मा कानून सूत्र का उपयोग करके अपनी आत्मा की शक्ति को खजाने में ले जा सकते थे और यह निर्धारित कर सकते थे कि इसकी गुणवत्ता अच्छी थी या बुरी। लिन मिंग ने अपने शिलालेख कौशल को देवताओं के दायरे से आए एक बुजुर्ग की यादों से सीखा था। इस प्रकार वह स्वाभाविक रूप से देखने की तकनीक भी जानता था। हालांकि उन्होंने इस तकनीक का केवल थोड़ा सा अध्ययन किया था, लेकिन वांग यानफेंग की कृपाण पर एक नज़र डालने के लिए यह पहले से ही काफी था। कृपाण एक मार्शल कलाकार की युद्ध शक्ति को काफी हद तक बढ़ाने में सक्षम था, लेकिन वांग यानफेंग केवल शारीरिक परिवर्तन के शुरुआती तीसरे चरण में थे और मांसपेशियों में बदलाव या हड्डी फोजिंग तक नहीं पहुंचे थे। इस प्रकार लिन मिंग चिंतित नहीं था, क्योंकि वह केवल कृपाण का बहुत सीमित प्रभाव ही प्रदर्शित कर सका था। बेशक, भले ही वांग यानफेंग हाथ में लिन मिंग के डिबोनिंग चाकू की तुलना में कृपाण की असली ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन अगर लिन मिंग ने इसे हड़ताल प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया तो इसे तुरंत काट दिया जाएगा। हालांकि यह एक अच्छा और भरोसेमंद चाकू था जिसे उसने अनगिनत घंटों तक इस्तेमाल किया था। यह सिर्फ एक साधारण लोहार के साधारण लोहे से बना था, लेकिन लिन मिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लिन मिंग ने मूल रूप से इस डिबोनिंग चाकू का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। वह अपनी मुट्ठी की ताकत पर भरोसा करेगा। कैओटिक वर्चुस कॉम्बैट मेरिडियंस एक नायाब सर्वशक्तिमान शारीरिक परिवर्तन कौशल मैनुअल था जो प्रकाश और यांग का सार था। जो लोग इसका अभ्यास करते थे, उनके लिए उनकी अपनी मांसपेशियां और हड्डियां स्वयं सर्वोत्तम हथियार थीं। लिन मिंग की दूसरे चरण की चरम साधना के साथ उसकी मुट्ठी की ताकत 2700 जिन तक पहुंच गई। इस ताकत से वह लोहे की मोटी लकड़ी के पेड़ पर सीधा वार कर सकता था। यदि यह मुक्का सीधे किसी व्यक्ति के शरीर पर लगता है, तो मांसपेशियों को बदलने या हड्डी फोजिंग चरण में एक मास्टर भी इसका सामना नहीं कर सकता है।